In this session, we will be looking at Module 12, which is the last but not the least module, assessing telecenter's progress. So, why is it needed? Because so far we have thought about, we have seen course 1, we have seen about information and telecenters and community informatics, and then we looked at planning and development of a telecenter, and in the course 3 we have looked at content and services in telecenter. And in this session, in this today's conversation, we have seen about information management and promotion. So far, we also need to understand what is the impact that that telecenter has had on our community, and if has done, what are those, and if has not done, and why it didn't had any impact on the community. So it's so that we can take a corrective action as we go along in serving the community. So to deliver this lecture, may I invite Mr. Lakshmi Chittur to deliver take over this session. Thank you. Good afternoon, everyone. In the final track of today's learning, we will be coming to the Unit 12, Module 12, which is Assessing Telecenter's Progress. And under this, we have 3 units. The first unit is pertaining to Introduction to Assessment. The second unit pertains to conducting telecenter assessment, and the third unit pertains to using assessment results for telecenter sustainability. Now, अब ये अगर हम इसको हमारे आसानी में बताएं, बहुत सरल शब्दों में बताएं, तो हम मॉड्यूल नंबर 12 में 3 यूनिट में हम क्या क्या बातें सीखेंगे कि असेसमेंट यानी जांच पड़ताल हम कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। एक टेलीसेंटर प्रोग्राम को चलाते हुए हमारी असेसमेंट कैसे की जाए, क्यों की जाए, वो दूसरा यूनिट में समझाया जाएगा। तीसरा यूनिट पे ये समझाया जाएगा कि इसके रिजल्ट्स को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को, अपने टेलीसेंटर को आगे बढ़ाने में, सस्टेनेबल बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो असेसमेंट एक बहुत ही यूज़फुल टूल है अपने आप को देखने के लिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हमारे लर्निंग आउटकम क्या होंगे इसके लिए? लर्निंग आउटकम ये है, ये जांचना कि टेलीसेंटर में जो बढ़ोतरी हम कर रहे हैं, क्यों जो तब्दीलियां कर रहे हैं, जो नए नए कार्यक्रम जुटा रहे हैं, उसका महत्वता क्या है, ये समझना। ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो कॉमनली एनजीओ में जो लोग काम कर चुके हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई काम करते हुए कोई एक्सपीरियंस है, वो लोग जानते हैं। एक टर्मिनोलॉजी कॉमनली यूज होता है M&E, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी जांचना और जांचने के बाद उसका रिजल्ट देना। अब मान लीजिए अगर आप लोग टीचर्स हैं, तो अगर टीचर हैं तो टीचरों की जांच पड़ताल कैसे होती है? उनके लिए एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स आते हैं, कभी इंस्पेक्शंस होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो यानी स्कूल के तहत अपनी गोल, अपना ऑब्जेक्टिव रखकर स्कूल के प्रिंसिपल देखरेख करते हैं, बट हमारी परफॉर्मेंस कैसी है करके एक एक्सटर्नल सुपरवाइजर आके देखते हैं कि क्या हमने सारे गोल्स को फुलफिल किए, क्या हमने टाइमली काम किया, क्या हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, क्या अटेंडेंस ठीक चल रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसी तरीके से ये एक एरिया ऑफ स्टडी है, ये एक एरिया है जहां बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि इसके
मुख्य मुख्य अंश क्या हैं, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के मुख्य अंश क्या हैं, ये भी हम इस सेक्शन में सीखेंगे। इस यूनिट का ये मेन लर्निंग आउटकम्स हैं। हम पहले ये समझें कि क्यों हमें असेसमेंट करना जरूरी है। भला अगर हम काम करते आ रहे हैं, हमने अपना टेलीसेंटर चलाना है, हम चलाएं या ना चलाएं, दोपहर में सो जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है हमें। तो ये बात का अगर हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हमें 4-5 ऐसे सवाल सामने आता है जिसके अगर हम जवाब तैयार कर लें तो हमें पता चल जाएगा भला हमें क्यों असेसमेंट करना चाहिए। एक मुख्य बात तो ये है कि अधिकांश टेलीसेंटर जो लगी हुई हैं वो एकाएक उन्होंने बैंक से लोन उठाया हुआ है, कर्जा उठाया हुआ है, उस कर्जे को चुकाना है भाई हर महीने। कई बार अगर धंधा ठीक चल रहा है तो कर्जा चुक जाता है, और कई बार अगर धंधा नहीं चुक रहा है तो भाई वो तो एक दिक्कत में लाती है। बैंक वाले आके पूछते हैं भैया हमारी किस्त क्यों नहीं भर रहे हो। तो आप ही को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम तो अपनी तरफ से बहुत सही बात कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये चल क्यों नहीं रहा हमारा सेंटर। तो हमें कई बारी अपने आप की जांच करने से बेहतर किसी और से अपने काम की जांच करवा लेना ठीक लगेगा। तो इसका पहला सवाल ये होगा, इज योर टेलीसेंटर इफेक्टिव इन रीचिंग द प्लान्ड गोल्स। क्या आप अपने कार्यक्रम के लिए, जिसके लिए आपने टेलीसेंटर खोला, वो आप ठीक से फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा सवाल ये होगा, इज योर टेलीसेंटर वर्किंग इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कि क्या अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए की वसूली का काम निकल रहा है कि नहीं, आपके किस्त के पैसे निकल रहे हैं कि नहीं, बिजली का पैसा निकल रहा है कि नहीं, इंटरनेट का खर्चे का पैसा निकल रहा है कि नहीं, उसके बाद घर चलाने लायक 4 रुपए बच रहा है कि नहीं। तो ये जब असेसमेंट करेंगे तो आप 2 सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल होगा, इज योर टेलीसेंटर वर्किंग एफिशिएंटली। सेकेंड इज योर टेलीसेंटर कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आपने लाखों रुपए लगा दिए टेलीसेंटर चलाने में और दिन की आमदनी 100 रुपए भी नहीं है, तो आप कब तक 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट को रिटर्न पाएंगे? कम से कम 3 साल 4 साल में। बट ये तो नहीं चलेगा, अगर लोन लिया है और लोन को आपने 3 साल में लौटाना है तो कुछ तो गड़बड़ा जाएगा। ये तो रहा अपने मैनेजमेंट का। और ये भी देखना पड़ेगा, गांव वाले जो हैं कह रहे हैं कि आपने तो बड़े जोरों शोरों से जी टेलीसेंटर शुरू किया था, पर आप देखो हमें जब काम की जरूरत है तो आपके यहाँ बिजली भी नहीं होती, हम आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। मान लो एक कौन सा मौका था, बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने तो बड़े बात चर्चा कर दी थी कि बोर्ड के रिजल्ट तो हम यूं दिखा देंगे, गांव में ही दिख जाएगा, और आप दिखा ना पाए क्योंकि आपने अपना बैटरी बैकअप का प्लानिंग नहीं किया था। उसी टाइम में बिजली चली गई उसी दिन, तो भैया आपके तो जूते पड़ जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं किया कि आपके यूजर के नीड को आपका टेलीसेंटर टाइमली मीट कर रहा है कि नहीं। सो द अदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू हैव टू कंडक्ट एन असेसमेंट is to look at this question, are the needs of the users being met? This is one critical question that you ask. Now, we have learned from a lot of experience, from visiting many telecenters, from studying other telecenter programs, that assessment is a critical component to define progress and success. तो दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे सुधारें भाई, और अगर ठीक चल रहा है तो उसको और हम आमदनी बढ़ाने का क्या स्रोत लाए, कैसे बेटर सर्विसेज पे हम पहुंचें। तो इस सेक्शन के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशनल वे में समझते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर टूल्स टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ व्हाट यू डू इन योर टेलीसेंटर। बहुत सरल शब्दों में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने तरक्की को मापते हैं, तौलते हैं, उसकी तरक्की के बारे में समझ रखते हैं, और आपको खुद अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है उसकी आपको जांच पड़ताल कैसे होगी। मॉनिटरिंग एसेंशियली मीन्स कीपिंग एन आई ऑन समथिंग। जैसे अगर आज आपने कुछ काम करना है, आज आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, तो दैट इज मॉनिटरिंग। When you check whether something happened as it should have happened.
आज अगर कुछ काम हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है। तो जब आप दूसरा सवाल करते हैं ये काम हुआ कैसे, बढ़िया हुआ, वो दूसरा जो सवाल है वो इवैल्यूएशन है। पहला सवाल है मॉनिटरिंग, कीपिंग एन आई ऑन समथिंग। द सेकेंड पार्ट इज इवैल्यूएशन विच इज एन असेसमेंट और रिव्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। कि हमने सोचा था 3 महीने में हम एक बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स चला देंगे कंप्यूटर का और 40 बच्चे मेरे पास पढ़ लेंगे और उसके 4 बैच में मैं चलाऊंगी। 4 लोग मेरे 2 कंप्यूटर हैं, 2 बच्चे एक कंप्यूटर में बैठेंगे और मैं ये लर्निंग सेंटर बना सकती हूँ इसका। आपने 4 महीने की प्लानिंग करी, पर क्या हुआ कि वहां के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा जल्दी से, कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में वो नहीं है, क्योंकि वो लोकेलिटी का स्पेसिफिकेशन है। जो कहीं और चल गया वो आपके गांव में नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 महीने के बाद जांच करनी चाहिए कि क्या 50% काम जो हो जाना चाहिए अब तक हो गया कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये 4 महीने की जगह 5 महीने ऑफर करो ना इसे, क्योंकि कस्टमर की लर्निंग नीड थोड़ी एक्सटेंडेड है। आप कहो नहीं जी नहीं, आपको सीखना हो सीखो वरना जाओ, 50% बच्चे फेल हो गए तो क्या फायदा। आपको अपना नाम भी बनाना, आप वहीं सेंटर चला रहे हो, आपको तरक्की भी करनी है। तो आपने क्या करना है, अपनी मॉनिटरिंग करनी है, प्रोग्रेस ठीक चल रहा है कि नहीं, फिर इवैल्यूएशन करना है कि क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर कोई ठीक नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तब्दीली करनी है आपने। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का डिस्टिंक्शन तो आपको इसमें से समझ में आ गया होगा। अगर आप मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा और समझें, अलग अलग किस्म के इवैल्यूएशन हो सकती हैं। अभी जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, वो स्कूल का एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक इंटरनल भी हो सकती है जहां आपने अपना एक टारगेट रखा और कुछ समय बाद वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, उसकी आपने जांच कर ली। फिर आप 2 और तरीके के इवैल्यूएशंस कर सकते हैं। एक कि पर्सनल कर सकते हैं, मैंने जो करना था मैंने किया कि नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशनली कर सकते हैं, मेरे टेली सेंटर ने ये जो करना था ये किया कि नहीं। तो 4 किस्म की इवैल्यूएशन काइंड्स हैं। वो है पर्सनल इवैल्यूएशन, organizational evaluation, internal evaluation and external evaluation. Now this is very very important because you need to undertake all kinds of evaluation to ensure success. अपना टेली सेंटर अगर सक्सेसफुली चलाना हो आपने, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरा टेली सेंटर न केवल मैं सच्चे मन से काम कर रही हूँ, न केवल मैंने अपने इक्विपमेंट मेंटेनेंस और बिल्डिंग को ठीक तरीके से रखा है, बट ये भी कि मेरे गांव में जो लोग मेरे सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सही फायदा उठा रहे हैं। वो जितने सर्विस अवेलेबल है उसका सदुपयोग हो रहा है। सर्विस अवेलेबल है पर उपयोग नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का उपयोग क्या हो सकता है। अगर हम इस स्लाइड पे आए, यूज ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तो किसी ने अगर पैसा दिया है तो उसको एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। अगर कोई पूछता है कि भैया मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे एक पंखा लगवाने के, हमारे गांव में तुमने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, चलो हमने ये दिया, और आपने उस पंखे का इस्तेमाल ही नहीं किया, और जब वो जिन्होंने वो दान दिया वो आके देखते हैं उस टाइम में सारे जो लोग आ रखे हैं टेली सेंटर में वो पसीने पसीने से तरतर हो रहे हैं, तो भैया वो तो पूछेगा कि मैंने जो दिया उसका आपने क्यों नहीं ठीक से लगवाया। आप कहोगे मैंने तो लगवा दिया पर मैंने स्विच नहीं लगवाया अभी। अरे तो पंखा ही लगा देने से थोड़ी ना काम कंप्लीट हो जाता है। सो अकाउंटेबिलिटी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू हैव यूटिलाइज्ड द फंड्स, हाउ यू हैव मैनेज्ड योर सर्विसेज, और व्हाट हैव यू डन विद द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। सो व्हेन यू अकाउंट फॉर व्हाट यू हैव डन to the person who has given you the task or to the person whose services you are delivering. तो मान लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस का बिजनेस उठाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से कि क्रॉप इंश्योरेंस का आपको एजेंट हम बनाते हैं, आपको महीने में 25 इंश्योरेंस करके देने हैं। आपने क्या किया, 5 किया, उसके बाद भूल गए, कोई शादी थी, कोई त्योहार था, उसमें लग गए। भैया अकाउंटेबिलिटी का मतलब है वो पूछेगा महीने के अंत में, आपसे हमने बोला था 25 की मोबिलाइजेशन करनी है, कहाँ गए 25।
अगर आप कह पाओ कि जी मैंने पूरे महीने कोशिश करी, मुझे 25 नहीं मिले, 14 ही मिले, 15 ही मिले, तब भी वो मान जाएंगे। पर अगर आपने कहा कि जी मैं तो छुट्टी मनाने चली गई थी, तो कहेंगे भाई तुम्हें एजेंट इसलिए बनाया था कि टेली सेंटर चलाते हो। टेली सेंटर अगर चलाते हो तो बहुत लंबी चौड़ी छुट्टी लेकर आप बंद करके तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो पब्लिक जगह है ना। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, जब भी कोई उसमें सर्विस चलाते हैं, तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी हमारी है। दूसरा यूज क्या होता है, जब आपने कोई अच्छा से काम किया है तो यू कंट्रीब्यूट टू द टेलीसेंटर मूवमेंट। देश भर में अगर आप अपने आप को एक किस चीज का हिस्सा देखते हो, पूरे देश भर में आज की डेट में 85 से 90 हजार टेलीसेंटर्स लगे हुए हैं सरकार के कार्यक्रम द्वारा। सो दैट इज द कॉमन सर्विसेज सेंटर्स। उसके अलावा एनजीओस टेलीसेंटर्स चलाती हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, वो अलग अलग जगहों में चलाती हैं, वो उनके कर्ता धर्ता हैं, तो वो आपको एंटरप्रेन्योर बनाकर चला सकते हैं। कोई अलग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे, जैसे विघ्नेश ने बताया कि अरविंद आई हॉस्पिटल अपना एक टेलीसेंटर लगाता है, जहाँ से वो हेल्थ सर्विसेज को रूरल एरियाज में एक्सटेंड करते हैं। तो कोई हॉस्पिटल एजेंसीज भी टेलीसेंटर्स लगाते हैं। तो वो सब में आपका एक्सपीरियंस, आपका ही अपना किया हुआ मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन रिजल्ट बाकी सबके लिए भी तो काम आएगा ना। तो इसलिए भी हमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना चाहिए। और सबसे मुख्य रीजन ये है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से हम एक पूरे देश भर में हो रहे प्रगति के और जो हमारा जो लर्निंग है, डेवलपमेंट की ओर जो जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सामाजिक परिवर्तन का जो एक रफ्तार है उसमें हम तेजी ला सकते हैं। वही गलतियां जो शायद हमने कर ली और हमने सीखा, उसको बाकी लोग न दोहराएं। कोई नए जो लगा रहे हैं वो लोग उसी गड़बड़ों में ना पड़ जाएं जिससे हमने धक्के खाकर सीख लिया। तो हमारी सीख दूसरे के लिए बहुत कामयाब रास्ता बना सकता है, एक अच्छी उसके लिए हेल्प हो सकता है। इसका भी एक मुख्य उपयोग होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। सो द थ्री components or three values that a monitoring and evaluation study creates is to build accountability, to contribute to the telecenter movement, and to be part of the wider community development movement, to contribute to that. Now, why should we be doing M&D and how can we make it work for us? It not only must answer the question whether it is fulfilling my goals, it should also contribute to the larger interest. So this is why we had to look at not only building accountability to the people who have supported us, but also to contribute to the general telecenter movement. अब कई बारी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कोर्स को ले रहे हैं, जिनको ये मूवमेंट क्या है ये समझ में नहीं आता। भला मूवमेंट होता क्या है? अब मूवमेंट वो चीज़ है जहाँ पे आप एक संगठित तरीके से काम करते हैं। अब संगठित होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह में मिलो। अगर आप ईमेल द्वारा संगठित हैं, आप एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, आप नेटवर्क में हैं, तो आप लोग संगठित हो। तो जब आप संगठित हो और मिल बैठ के कुछ सोच लगाते हो या मिल बैठ के कोई सोल्यूशन निकालते हो, तो आप एक मूवमेंट के मेंबर हो। सो टेलीसेंटर का ऐसा देखा गया है, क्योंकि वो दूर दराज गांव में फैला हुआ है और इतने लाख से ऊपर लोग इस पे जुटे हुए हैं, तो उन सब को अगर एक जगह में फोकस किया जाए तो वो टेलीसेंटर मूवमेंट कहा जा सकता है। तो ऐसे हमारे ही देश में नहीं, पूरे दुनिया में कई ऐसे नेशनल मूवमेंट्स हैं और हम भी इसके एक मुख्य अंश हैं। इग्नू भी एक मुख्य अंश है, telecenter.org भी मुख्य अंश है, और हम लोग एज स्टूडेंट्स, एज पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग टेलीसेंटर्स, हम भी उसके एक मुख्य अंश हैं। तो हमारे लिए ये बहुत लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसका एक क्विक रिकैप करें अगले यूनिट में जाने से पहले, वो ये कि हमें कभी भी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना होगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, संस्थागत भी देखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, किन किन लोगों के लिए है, और हमें ये भी देखना है कि इसका
मूवमेंट का उपयोग अगर लाना है तो उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. मॉनिटरिंग ही नहीं करना है, इवैल्यूएशन भी करना है, उससे लेसन्स भी निकालने हैं. तो किस तरीके से हम कोई असेसमेंट करेंगे ये यूनिट 2 में समझाया गया है. अगर हम लोग इस यूनिट का पेज ओपन कर लें, यूनिट 2 आता है पेज 74, 74 पेज नंबर पे है, जहां पे हम टेलीसेंटर की असेसमेंट कैसे करेंगे उसके प्रोसेसेस के बारे में कवर किया गया है. टेलीसेंटर असेसमेंट प्रोसेस इज द फर्स्ट लर्निंग आउटकम. द सेकेंड लर्निंग आउटकम इज टेलीसेंटर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टेम्पलेट. अब सब लोगों को तो सारे काम के बारे में एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस लेसन में हम आपके लिए एक जनरल टेम्पलेट दें. टेम्पलेट एक शब्द ऐसा है जो एक तरीके का पहले से बनाया हुआ फॉर्म है, समझ लीजिए. वो फॉर्म जो आप अपने लिए चाहे तो उसको सीधा सीधा वैसे ही इस्तेमाल कर लें, या अपने लिए जिस तरीके से चाहिए उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई कर लें. अगर ये कर लें तो आपके लिए वो टेम्पलेट हो जाता है जिसको आपने मॉडिफाई करके अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया. ये जनरली ये बात कहते हैं. अगर टेम्पलेट करके कोई बोलता है अंग्रेजी में, उसका मतलब है कि एक फॉर्म जिस पे जनरल क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए वो बताई गई हैं, उसको आप स्पेसिफिकली अपने लिए कैसे ले लेंगे वो हो जाता है अपना फॉर्म. सो इफ यू हैव अ कॉमन टेम्पलेट then all the 1 lakh people or more can draw lessons which they can share easily. That's why we have shared in this the second part of this unit, which is covering the telecenter monitoring and evaluation template. One of the things that you should be able to do at the end of this topic is that you should be able to list out the various elements of assessment. You should also be able to describe the various steps for monitoring and an evaluation plan. अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो let us go over the various steps. You need to understand the background. Can you see the graphic that you have on your screens now? This graphic explains to you the various steps. The first step is the background, then to define the objectives, then you outline the principal tasks, you draw an assessment schedule and execute it. But who will execute will be drawn up in the responsibility chart. Once you have this, you can create an monitoring and evaluation team. Sometimes it is one person, sometimes it's more than one person, sometimes you can take a student or a local school teacher to help you to evaluate. And you must always remember that when you put together a team, you must bring in at least 2 or 3 community members, because ultimately a telecenter is all about servicing the needs of the community, not only as an entrepreneur but also to cover the social and development dimensions. अगर आप अच्छा एक टेलीसेंटर बनना चाहते हैं तो ये काफ़ी नहीं है कि आप अच्छा टेलीसेंटर चला लेते हैं, आपका मुनाफा हो जाता है, आपके पैसे खर्चा जो है वो निकल आता है. बट ये देखना पड़ेगा आपको कि आपके टेलीसेंटर से क्या सामाजिक तब्दीलियां हुई हैं, क्या क्या कार्यक्रम ऐसे हैं जो समाज को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी है. क्या सरकारी कार्यक्रम है, क्या ऐसे कार्यक्रम है जिससे पढ़ने लिखने का एक साधन मिल रहा है, बेटर स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. ये सब आपको देखना पड़ेगा. तो क्या करना है एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम को? तो एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम को ये करना है कि पहले तो प्लान बनानी है भाई, उन सब मिलके कोई, क्योंकि समाज के मेंबर को आपने लिया कि भाई आप लोग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में मदद करो, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए. जो बात आपने इस यूनिट में समझा है वो आप उनको चर्चा में एक मीटिंग बुलाकर आप समझाएंगे कि आप ये हमारे प्लान हैं, ये हमारे कारण है कि हम ये मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे सहायता लगाई है. दूसरा है कि पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर वर्कशॉप करनी पड़ेगी. जैसे मैंने कहा कि मिल बैठ के अगर तय करेंगे कि ये जांचना जरूरी है, तो वो भी आपको जो आपने टेम्पलेट
डिजाइन किया है उसको मॉडिफाई करने में, फाइनल करने में मदद करेगा। तीसरा है कि डेटा कलेक्शन। आपको ये समझना होगा कि भाई हम क्या क्या चीज़ों को जांचेंगे, हमारी सर्विसेज क्या हैं, हमने कितने लोगों तक अपना काम को फैलाया है, कितने हमारे क्लाइंट रहे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, क्या एज ग्रुप था। इस तरीके के डेटा कलेक्ट करने के लिए न केवल वो आपसे बात करेंगे एज टेलीसेंटर मैनेजर, बट समाज में जितने लोगों ने इससे बेनिफिट लिया उनसे भी बात करेंगे, और उनसे भी बात करेंगे जिनने वहां सामने है, पता है, तभी भी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि उससे पता चलता है कि भाई हमारे टेलीसेंटर क्यों सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो और सबके लिए एक्सेसिबल है। तो कोई कह सकता है कि भाई अभी भी सर्विस कॉस्टली है, कोई और कह सकता है नहीं भैया हमें तो टेक्नोलॉजी से डर लगता है, कोई और कह सकता है ये तो बात सब ठीक है पर क्यों नहीं मैं सीधे सरकारी ऑफिस में चला जाऊं, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा, मैं कौन सा 20 रुपए बचा लूंगा। तो अलग अलग तर्क हो सकते हैं। तो जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें स्टेक होल्डर का रेस्पॉन्सेस, यूजर का एंड नॉन यूजर का रेस्पॉन्सेस होगा, एंड ये सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। फाइनली अगर जो भी हमने बात किया कई बारी तो डेटा से मिल जाएगी, कितने लोग भाई इसको इस्तेमाल किए, पर कई बारी ऐसा भी होगा कि आपको रिजल्ट्स जो हैं नंबर्स पे नहीं मिलेंगी, डेटा नंबर पे नहीं आएगा। तो आपको एक नैरेटिव स्टोरी चाहिए, हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिस दिन ऑनलाइन ये टेलीसेंटर द्वारा अपना रजिस्टर करवाया उसके तीसरे दिन ही मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया, ये मेरे लिए सक्सेस स्टोरी है। तो ये स्टोरी ही होगा, इसमें आपके पास कोई नंबर डेटा नहीं होगा। तो कई बार मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में केवल डेटा नहीं होता, स्टोरीज भी होती हैं, तो डायलॉग्स होती हैं, नैरेटिव्स होती हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव होता है जहां पे नंबर्स डेटा कलेक्शन होती है, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा जहां स्टोरी और एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। और तो दो तरीके की अप्रोच होती हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पार्टिसिपेटरी हो तो बहुत बेहतर है। अगर आप पेज 77 में जाएंगे, पेज 77 में आपको एक टैबुलेशन दिया गया है कि कन्वेंशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम किस तरीके से करते हैं और पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम किस तरीके से होगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए ये उपयोगी होगा कि आप कस्टमर्स, क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, ये चार जो टर्म बार बार इस्तेमाल हुआ है इस पूरे यूनिट में, इनको समझे। ये चारों एक ही के ऊपर दर्शा रहा है, यानी आवर क्लाइंटेल, आवर नंबर ऑफ पीपल हु कैन बेनिफिट फ्रॉम अ टेलीसेंटर, वो कम्युनिटी मेंबर है, वो रूरल है और उसके पास पर्सनल एबिलिटी नहीं है कंप्यूटर खरीद के, इंटरनेट खरीद के उसको एक्सेस करने की। तो आप एक पेनिट्रेशन दे रहे हो आईटी की टेलीसेंटर द्वारा, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप खुद ब खुद एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है आपका टेलीसेंटर अच्छा चले तो आप 3-4 और लोगों को रख लो, आपने अगर लर्निंग सेंटर खोला है तो 2-3 फैकल्टी भी रख लो, तो आप ग्रो भी कर सकते हो, एक नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हो। Now this is the vision with which you should be conducting your assessment and which is how you should be monitoring your progress. मैं आज यहाँ हूँ, मैंने ये अपना लोन उतार दिया, अगले साल मैंने 4 और सर्विस दिए, मैंने इतनी बढ़ोतरी करी, तीसरे साल मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, मैं अपना इतना पैसा कमा पा रहा हूँ, उससे मैं एक और कंप्यूटर डालने की क्षमता रख रहा हूँ, चौथे साल हो सकता है मैं 3 और कंप्यूटर लगाकर एक रेगुलर 4 घंटे का क्लासेस चलाने लायक हो गया हूँ। इससे आप अपने ग्रोथ को नाप सकते हैं। जब आप अपने ही प्रोग्रेस को नाप सकें और उसका फायदा देख सकें और अपने एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें, इसको हम कवर करते हैं टेलीसेंटर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, और उसकी प्रोसेस को हमने अभी हाल ही में समझाया था। ये ग्राफिक जिससे हमने ये दिखाया था the various steps, the background, the objectives, principal tasks, assessment schedule and responsibility chart will give you the way to go for the monitoring and evaluation team. ये सब होने के बाद आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि ये रिजल्ट जो आती हैं
उसको न केवल अपने लिए यूज करना, बट जिन जिन लोगों से आप सर्विसेज ले रहे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे आप टेलीफोन रिचार्ज करते हो तो वो हो, चाहे आपके मेन क्लाइंट्स हो, कोई फोटोग्राफी की दुकान है, कोई आप कुछ इस तरीके से जिन जिन के साथ आपका लिंकेज है, बिजनेस लिंकेजेस है, उन सबको अपने मॉनिटरिंग का रिजल्ट्स को शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग अपने तरक्की में और कोई अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहे दे सकते हैं। ये आपको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स टेलीसेंटर मूवमेंट में जो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। और ये आप इंटरनेट के द्वारा अपने नेटवर्क जिन जिन अदर टेलीसेंटर जिससे आपने सीखा हो उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। देखिए आपने आपसे सीख के हम यहाँ तक अब पहुंच गए हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि करना क्या है, फॉर्मेट क्या है। ये टेम्पलेट जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है पेज नंबर 78, 79 और 80 पेज नंबर पे। ये एक जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट का मतलब है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपका पेज नंबर 78 to 80 ये आता है। ये इसके टेम्पलेट को समझ लिया आपने, वो काफी नहीं है। एक टेम्पलेट बनाने के बाद उसमें डेटा कलेक्शन भी होता है। कभी भी आप कोई चीज की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं वो देखना है तो पहले आपको बेसलाइन लेना पड़ेगा, यानी शुरुआत के समय में हमने कैसे काम किया वो देखना पड़ेगा। कुछ समय बाद या कुछ टारगेट अचीव करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट है वो देखना पड़ेगा, तभी हमारे रिजल्ट्स यूजफुल होते हैं। और इसके दौरान हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, हम वेबसाइट के भी देख सकते हैं लॉग्स कैसे हुई हैं नंबर्स पाने के लिए। हम लोग सर्वे भी कर सकते हैं, हम लोग लोगों से बातचीत करके उनके, जैसे मान लो अगर हम कंप्यूटर लर्निंग का क्लासेस चलाते हैं तो टेस्ट भी ले सकते हैं, वो भी एक मॉनिटरिंग टूल है हमारे लिए। और वो रिजल्ट्स, कितना रिजल्ट आ रहा है, 100% सक्सेस मिला, सारे बच्चे हमारे जहाँ जिनको हमने ट्रेन किया उनको कुछ ना कुछ काम पा लिया, तो ये सब हमारे इवैल्यूएशन के लिए यूजफुल डेटा है। और ये सब करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इवैल्यूएशन जो है पूरे हमारे लाइफ टाइम का एक ही बारी का चांस नहीं है। इवैल्यूएशन पीरियोडिकली होते रहना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन should be done periodically and it should result in at least a periodicity of either once in 6 months and if not possible at least once a year। साल में या तो एक बारी या साल में 2 बारी हमें करने की कोशिश करना चाहिए। और फाइनली अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो अगले 5 मिनट में हम आपको यूनिट 3 पे ले चलते हैं, जहां पे हम असेसमेंट के रिजल्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने ही सेंटर को बेहतरीन चलाने के लिए। तो ये रिजल्ट्स आ गई, इसका इस्तेमाल करें कैसे, वो एक लर्निंग आउटकम है। और अगला लर्निंग आउटकम है बिल्डिंग द टेलीसेंटर सस्टेनेबिलिटी। द थर्ड इज द एक्सेस चैलेंज। द फोर्थ इज टू राइट एन इवैल्यूएशन रिपोर्ट। डेटा कलेक्शन से ही रिपोर्ट नहीं बन जाती, तो फाइनली अगर हमें उसके रिजल्ट्स को कंपाइल करके एक नरेशन में लिखना पड़ता है। और क्यों लिखें भला, भाई हम अपना टेलीसेंटर चला रहे हैं, क्यों लिखें? ऐसा सवाल कई बारी अकेले जो टेलीसेंटर चला रहा है उसके मन में आ सकता है। पर इसका तब फायदा है जब अगर मान लो मिलके 10 लोगों ने कोई रेट नेगोशिएट करना है, डिस्काउंट नेगोशिएट करना है, आपके कमीशन नेगोशिएट करना है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब काम आएगा। तो भैया तब अगर आप पहले नहीं जुड़े उन लोगों के साथ एज अ ग्रुप, बाद में क्यों आपको जोड़ेगा? आप इंडिविजुअली करो कहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना टेलीसेंटर का जो भी लर्निंग है, असेसमेंट है, उसको पब्लिकली हम शेयर करें। शेयर करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो हमारे ही टेलीसेंटर को कैसे बेहतरीन बनाएं उसका एक यूज है इसके रिजल्ट्स का। और अपना ही बिजनेस प्लान को कैसे हम बेटर करें वो भी एक रीजन है क्योंकि हम ये करें। और कई बार ऐसे होता है कि हम सोचें इतने तक तो हमने 5 साल तक तो सीधा हर साल तरक्की दिखाया, 6ठे साल में हम क्या करेंगे भाई, आइडिया तो नहीं आ रहा हमारे समझ से, तो हमने सारी आइडियाज इस्तेमाल कर ली। तभी भी ये टेलीसेंटर का जो सस्टेनेबिलिटी के लिए
आइडियाज की क्रॉस शेयरिंग के लिए, हमने क्या सीखा वो एक दूसरे से हम जांच लें, सीख लें, उसके लिए भी काम आता है। तो ये यूनिट 3 में जो फाइनल यूनिट है हमारे मॉड्यूल 12 का, अगर आप चलेंगे पेज नंबर 84 में और 85 में, तो आपको ये पता चलेगा कि आप क्या चीज सीखने की कोशिश करें। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और असेसमेंट करने के बाद में आप इसके रिजल्ट्स को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, अपने आगे आने वाले बहुत फ्यूचर में 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद उसका कैसा सदुपयोग हो सकता है, हम बाकी लोगों से कैसे नए स्कीम, नए सर्विस और नए आइडियाज को चला सकते हैं, इसके बारे में हम सीख पाएंगे। इससे हमारी सस्टेनेबिलिटी हो पाएगी। और इसमें सस्टेनेबिलिटी नाम से अगर हम देखें, एक शब्द है जो अधिकांश आपको सुनने को मिलता है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को करते हैं। अगर आप स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और कभी भी आपने उनके साथ काम किया हो, डोनर्स के साथ, तो वो ये सवाल पूछते हैं, भाई हमने जब तक प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया तब तक तो आप बहुत अच्छा काम करके दिखा दोगे, जब हम प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देंगे तब आप काम कैसे करोगे। कई बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट ठप हो जाती है। अगर ठप हो गई तो वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर ठप नहीं हुई, पहले समाज में एक कोई बदलाव लाने के लिए किसी डोनर ने पैसा दिया, स्वयंसेवी संस्था ने उसको काम करके वो एक नया काम यहाँ शुरू किया, और तो फाइनली आपको ये देखना है कि ये टेलीसेंटर में भी सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं, पैसा कैसे लाएं, स्टाफ कैसे लाएं, और करेक्ट इंफॉर्मेशन सर्विस जो वैल्यूबल है वो कैसे लाएं। जैसे पहले जमाने में अगर रिजल्ट्स चाहिए होता था तो हमें रिजल्ट्स स्कूल के या कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगता था। अब क्या है, बोर्ड ने ही अपने वेबसाइट में लगाना शुरू किया। तीसरा क्या है कि भाई लोगों को एसएमएस से आ जाता है, आपका रोल नंबर रजिस्टर है तो आ जाता है। तो कई प्रदेशों में ऐसा हो गया है कि स्कूल के बोर्ड और कॉलेज के बोर्ड ने ये इंफॉर्मेशन को ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया है थ्रू एसएमएस। सबके पास तो नहीं होता ना एसएमएस, सबके पास तो नहीं होता ना मोबाइल, तो वो तभी भी टेलीसेंटर में आएगा, भैया जरा वो वेबसाइट में जो लगा हुआ है बोर्ड का रिजल्ट हमें लगा के निकाल के दिखा दो, समझा दो कैसे है, क्या है हमारा रिजल्ट, ये रोल नंबर हमारा ये है। तो आपके पास तभी भी, चाहे जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुई हो, आपके पास ये जरूर अपॉर्चुनिटी होता है, पर ये देखना है कि क्या आप रेलेवेंट हैं, क्या आपने समाज में वो सर्विस दे रहे हो जहां किसी ना किसी लोगों के लिए जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो आपका वो सर्विस चलाना कोई फायदेदार नहीं है। और आपको ये कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि क्या आप कम्युनिटी को कोई सपोर्ट दे रहे हो, उनके जरूरतों को पूरा कर रहे हो, सामाजिक बढ़ोतरी के लिए आप काम कर रहे हो। आपका कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है फुल्ली सक्सेसफुल माना जाएगा। तो आपको 3 डायमेंशन देखना है सस्टेनेबिलिटी का। पहला डायमेंशन बोलते हैं सोशल डायमेंशन, यानी आपका सामाजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसको आपने फुलफिल किया कि नहीं। दूसरा है आर्थिक, इकोनॉमिक गोल्स, इज दैट सस्टेनेबल और नॉट, आर यू फुलफिलिंग योर कॉस्ट, आर यू रिकवरिंग योर कॉस्ट, आर यू मेकिंग योर लिविंग। The third is technological. Are you able to keep to the upgrades of technology? पहले ज़माने में आपने शायद सुना होगा कि मशीनें थी बहुत ओल्ड टाइप, पेंटियम प्रोसेसर बोलते थे, P1, P2, P3, P4 हुआ। उसके बाद अलग किस्म के प्रोसेसर्स हो गए, फिर कोर प्रोसेसर्स हो गए, फिर कोर, आजकल कोर 3i, कोर 5i, कोर 7i करके और भी एडवांस प्रोसेसर्स आ गई हैं। तो क्या हमारे टेलीसेंटर में जो टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम हमने अपग्रेड किया कि नहीं? अगर उसके लिए हमने प्लानिंग नहीं करी तभी भी हम सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कोई और तरक्की करा हुआ टेक्नोलॉजी कोई और इंट्रोड्यूस करेगा और हमारी अपॉर्चुनिटी फिर खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहेगा, सारे सस्टेनेबिलिटी का जो
वो है स्कीम है या कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है कि हमारे समाज में सब लोग शिक्षित नहीं हैं, सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं पता और सबको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। और जितने सारे आईसीटी के टूल्स हैं, चाहे कंप्यूटर्स हों चाहे और भी मीडिया डिवाइसेस हों, वो सबके वैल्यू सबको नहीं पता। सो व्हेन यू कम टू द एक्सेस चैलेंज, देयर आर न्यूमरस एक्सेस चैलेंज, whether it's literacy, relevance, culture of information, cost of information, technophobia या fear of technology, complexity of ICT protocols, power, training, all these come as challenges. Key challenges are the reason why telecenters have a very very important role to play. ये 8 issues को जब तक हम cover करेंगे हमारे समाज से कम next 15-20 years में भी all over India, everyone will not be up to speed. So there will be a continued relevance for telecenters, although they have to modify because now mobiles are taking more precedence and the cost of giving a reach to every citizen is better through mobiles. There may be option that you have to think. We not only run ICT centers with computers, but we also run maybe messaging service or other activities. There on the slide you can see the access challenge, the various parameters that I had talked about: literacy, relevance, culture of information, cost of information, xenophobia, complexity of ICT protocols, power and training. So as I can come back to continue this, that in your report once you prepare, ये सब समझते हुए कि बहुत सारे issues हैं जिसके साथ साथ आप काम कर रहे हो, तो आपके फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें टिपिकली होनी चाहिए। एक तो आप एक कवर पेज बनाइए, आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज बनाइए, आपने जो मुख्य मुख्य बातें सीखी इवैल्यूएशन से उसका एक एग्जीक्यूटिव समरी पेज बनाइए, फिर एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि हमने क्यों ये अंडरटेक किया, कब लिया, कौन टीम मेंबर था, हमारा मेथड क्या था, हमारे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन के साथ हमने जो फाइंडिंग्स की वो क्या हैं, उससे हमें क्या समझ मिला है, क्या सीख मिला है और क्या हमारे कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं। ये मुख्यतः हमारे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के प्रोसेस को कंक्लूड करता है और इसके साथ साथ हमारा ये लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। और मैं अपना माइक देती हूँ विघ्नेश को। Back to you, Vignesh. Thank you, learners. Thank you so much, madam. And we have a very important announcement for assignment 4. And now it's time for us to make an assignment on this course. We have given 3 topics for this section. One is make a complete database of local resource persons and their contact details from where the community people usually access the information. And second topic is prepare a list of ideas for promoting your telecenter. And the third topic is using monitoring and evaluation tools. Do a small evaluation of a telecenter in your community. So these are the three topics that you could work on, and the presentation could be any one of the following. It could be a written essay or a drawing or a photo essay or a short video. I am requesting madam to explain the same thing in Hindi. स्टूडेंट्स, आपके लिए ये असाइनमेंट के बारे में एक मुख्य अनाउंसमेंट दे रहे थे विघ्नेश जी। उन्होंने आपके लिए 3 पॉसिबल टॉपिक्स दिए हैं। तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक चुने, वो रहेगा। पहला टॉपिक ऑप्शन है आपका, एक आपके यहाँ जो लोकल रिसोर्स पर्सन हैं, जो लोकली आपके टेलीसेंटर में कुछ ना कुछ सहायता लगा सकते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, लीडर हो, कोई एसएचजी का मेंबर हो, कोई भी हो जिससे आपका कोई फायदा हो सकता है, उसका एक डेटाबेस बनाएं और जहां से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में डिटेल करें। दूसरा है एक अपने टेलीसेंटर को प्रमोट करने का कई सारे आइडियाज होंगे, वो लिस्ट ऑफ आइडियाज बनाएं। तीसरा ऑप्शन है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा अपने आप चला रहे हो तो अपने टेलीसेंटर का, नहीं तो किसी पास के टेलीसेंटर को विजिट करके उसकी आप मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएं। अब उस किस तरीके से आपकी रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि मीडिया टूल्स के बारे में आपने सीखा था, तो या तो आप एक छोटा वीडियो बना सकते हैं 10 मिनट का,
या एक फोटो ऐसे निकाल सकते हैं, फोटोग्राफ लेकर उसको दिखा सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट है। तीसरा कि आप ड्राइंग बना सकते हैं, सिर्फ इलस्ट्रेशन से आप इसको दर्शा सकते हैं, या आप एक 1000 शब्द के ऐसे बनाकर कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर का लास्ट डेट होते हुए आप इनमें से 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक चुने और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लेकर इस एक्सरसाइज को, असाइनमेंट नंबर 4 है आपका, उसको कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you so much. थैंक यू स्टूडेंट्स।